नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो राहुल गांधी दोनों ही आज मध्य प्रदेश में हैं। दो रोड शो हैं राहुल गांधी के। एक रोड शो है और दो उनकी रैलियां हैं और एक रैली को संबोधित कर चुके हैं। रोड शो उनका होना है, प्रियंका गांधी पर मौजूद है और लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार के ऊपर हमला हुआ जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी भी लगातार कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं बता रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या किया, 9.5 साल में क्या किया, या फिर मध्य प्रदेश में 18 साल में शिवराज सिंह चौहान की क्या क्या उपलब्धियां हैं, लेकिन एज यूजुअल वो कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि एक पत्रकार का काम होता है आप तक सच्चाई पहुंचाना और आपको ये बताना कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। अब आप ये देखिए कि राम मंदिर लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया जा रहा है। बार बार ये कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किस तरह से आपका सत्यानाश हो जाएगा, ये जनता को बताया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि 9.5 साल में आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या क्या किया है, या 18 साल की मध्य प्रदेश में जो उनकी सरकार रही है उन्होंने क्या किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर करते हुए उन्होंने कहा कि इन दिनों में जहां भी जाता हूं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की चर्चा होती है, हर तरफ खुशी की लहर है, अब रुकना नहीं है, थमना नहीं है और विश्राम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको पता है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी डरती है या उसको हार सामने दिखती है तो वो दो ही काम करती है, मंदिर की सियासत पर उतरती है, यानी कि सांप्रदायिक कार्ड खेलती है, और देश को बांटने की जो उसकी सियासत है, मजहबों में बांटने की जो सियासत है, उस पर उतरती है। जातिगत जनगणना को लेकर लगातार राहुल गांधी मुखर हैं और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप अगर ये कह रहे हैं कि कोई जाति नहीं होती है और सिर्फ गरीब ही जाति होती है, तो आप हर रैली में जाकर अपने आप को ओबीसी क्यों बता रहे हैं? क्या सिर्फ गरीब की जाति नहीं होती है और अमीर की जाति होती है? ये एक ऐसी बात है जो राहुल गांधी लगातार मंचों से कह रहे हैं और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी सियासत है उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। जो सांप्रदायिक सियासत है उसका एक तरह से एक काट जो है वो लेकर आया गया है ये जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना की बात लगातार जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी मुसीबत बन गया है, ना उससे उगलते बनता है ना निगलते बनता है। आगे खाई पीछे कुआं उसको नजर आता है, या आगे कुआं पीछे उसे खाई नजर आती है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। बिहार में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बिहार विधानसभा में जो 75% आरक्षण का जो प्रस्ताव पेश किया गया था, यानी कि 65% और 10% ईडब्ल्यूएस का जो पहले से ही जो ईडब्ल्यूएस है, वो जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसको विधानसभा में सर्व से पारित कर दिया गया है। और अब 75% जाएगा, यानी कि अब एससी को 20%, एसटी को 2%, ओबीसी ईबीसी को 43% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। ये सर्वसम्मति से हुआ है, यानी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। इस भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके हक में बिहार में वोट किया है। अब से कुछ दिन पहले अमित शाह मौजूद थे बिहार में, और बिहार में अमित शाह ने कहा था कि जातिगत जनगणना जो है, जो सर्वे आया है, ये दरअसल छलावा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जातियों के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, जाति सिर्फ एक होती है गरीब की, लेकिन वो अपनी जाति बताना नहीं भूलते हैं। तो आप ये दो चेहरे देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के, कि जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, अमित शाह बात करते हैं, या नेशनल लीडरशिप बात करती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो पूरी तरीके से असहज हैं आरक्षण की बात को लेकर या जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि वो इसकी सियासत को लेकर कभी कंफर्टेबल रहे ही नहीं हैं। उनको सियासत आती है सिर्फ हिंदुत्व की करके, विक्टिम कार्ड खेल के, मुसलमानों को दुश्मन बनाकर अपने हक में वोट करवाना जानते हैं। बराबरी की हिस्सेदारी, या फिर जो निचला तबका है, या फिर जो जातियों में बचे लोग हैं जिनको लगातार सालों से जिनके ऊपर अत्याचार होता आया है, जब उनकी बराबरी की बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन बिहार में वही भारतीय जनता पार्टी इसके हक में वोट डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन ने और राहुल गांधी ने ये मिलकर जो एक बिसात पूरी बिछा दी है,
जातिगत जनगणना को लेकर कराए गए सर्वे की, जो 90 सेक्रेटरीज में से 3 की बात करते हैं कि ओबीसी हैं, जो ये बताते हैं कि हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनमें से 3 ओबीसी हैं। जब प्रधानमंत्री तेलंगाना जाते हैं और वहां पर जाकर ये हास्यास्पद कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उस पर राहुल गांधी चुटकी लेते हैं और कहते हैं कि 2% तो आपके वोट आने जाने नहीं है और आप यहां पर ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। जहां दिन 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां क्यों नहीं जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो ये दोगला चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जो है वो लगातार आपके सामने मैं अपने प्रोग्राम के जरिए उजागर करती रही हूं। मैं आपको ये जरूर बताती हूं कि देखिए किस तरह से इन सरकारों की कथनी और करनी में पूरी तरीके से फर्क है। और अब लगातार जो मीडिया है उसको भी काम दे दिया गया है कि आप राम मंदिर को लेकर देखिए, अभी 22 जनवरी को कपाट खुलेंगे और उसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई है और पूरी तरीके से इसका प्रचार किया जा रहा है। पूरा प्रचार तंत्र लग गया है। उनको लग रहा है इन 5 राज्यों में ये कार्ड खेल के शायद उनको जीत मिल जाए, फिर कुछ ऐसी जो शर्मिंदगी की हार है उससे शायद, और एक भी किया जा रहा है कि इस पर कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने पहली बार सुनी है। हर भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में ओबीसी की बात करते हैं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू करी, जब मैंने कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब, और कोई जाति नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? और अगर एक जात गरीब है तो अमीर कौन है? अमीर में कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक जात है हिंदुस्तान में, वो है गरीब। आपने चुनाव जीत लिया, रोज हवाई जहाज में उड़ते हो, करोड़ों रुपए के सूट पहनते हो, हर रोज नया सूट पहनते हैं मोदी जी। आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी जी को 2 बार एक कपड़ा पहनते हुए? कभी देखा आपने कि मोदी जी ने एक कपड़ा 2 दिन के लिए पहन लिया? कभी देखा? एक दिन में 3, 4, 5 कपड़े पहनते हैं मोदी जी। तो आपने चुनाव जीत लिया, करोड़ों के सूट पहन रहे हो, मगर जब ओबीसी को आपकी जरूरत पड़ी, ओबीसी युवाओं को आपकी जरूरत पड़ी जाति जनगणना कराने में, तो आप कहते हो एक ही जात है, गरीब, ओबीसी तो है ही नहीं। तो यहाँ आपने राहुल गांधी को सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि एक ही जाति होती है एक ही जात होती है गरीब, और ओबीसी की आप बात ही नहीं करते हैं, खुद महंगे महंगे सूट पहनते हैं और किस तरह से कितने महंगे जहाज में चलते हैं। सब की बात लगातार राहुल गांधी भी कर रहे हैं और प्रियंका गांधी भी कर रही हैं। प्रियंका गांधी को मैं आपको सुनवाती हूँ कि प्रियंका गांधी ने कैसे जो पूरी जिस भगवान राम में जिनमें तमाम हिंदुओं की आस्था है, जिनको वो अपने दिल में बसाते हैं, उसका किस तरह से राजनीतिकरण लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सियासत है वो इसी पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। लेकिन असल में भगवान राम को किस लिए जाना जाता है, किस तरह से न्याय करने के लिए उन्हें जाना जाता है, इस सब को लेकर देखिए प्रियंका गांधी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की उसी सियासत को एक तरह से उसकी काट कैसे उन्होंने की है। आप इसको सुनिए जरा। वो हमेशा से इस देश की परंपरा रही है। इस देश में ना उन नेताओं के प्रति श्रद्धा होती थी जो काम करते थे, जिनके दिलों में जनता के लिए करुणा थी, सेवा भाव था। ये रामायण के समय से चलता आ रहा है। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो जनता क्यों नहीं भूल गई उनको? क्यों नहीं भूली? जनता कह सकती थी कि चलो वनवास में चले गए हैं, अभी जो राजा है
उन्हीं को पूजने लगते हैं। लेकिन नहीं किया ना ऐसे जनता ने। क्यों? क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा है। भगवान राम में जो लक्षण थे, भगवान राम में जो उनका चरित्र था, जो उनमें सच्चाई थी, जो उनके दिल में भावना थी, अपने लोगों प्रजा के प्रति प्रेम से, करुणा से भरी आंखों से देखते थे, उनके लिए लड़ते थे, उसी भावना के प्रति थी ना श्रद्धा। तभी जब भगवान राम वापस आए वनवास से तो जनता गदगद थी, खुशियां मनाई गई। और आप सोचो, ऐसी खुशियां जो आज भी हम मना रहे हैं, 2 दिन में हम वही खुशी मनाने जा रहे हैं कि सत्य की विजय हुई, असत्य का पराजय हुआ। तो उस समय की ये परंपरा है हमारी कि राजा जो है, नेता जो है, इसके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए जनता के प्रति, तभी जनता उसको मानती है। तो इस परंपरा को आप तोड़ो मत। ये जो आप पब्लिसिटी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, जो आपकी जमीन पे नहीं हो रहा है, धरातल पे आप नहीं देख रहे हैं। टीवी पे तो आप देखते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया, शिवराज जी ने बहुत काम किया, बहुत तरक्की हुई है देश प्रदेश की। टीवी में देखते हैं ना, जमीन पे उतर रही है तरक्की। ये आपके जीवन में तरक्की हुई है कि नहीं? जब आपको नहीं दिख रही है, जब आपको दिख रहा है कि समस्याओं से जूझ रहे हो, परेशान हो, त्रस्त हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, तो ये श्रद्धा जो है ना, थोड़ी कम कर लो, थोड़ी कम कर लो उन नेताओं में जो आपको फुसलाते हैं, धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगते हैं। आप उन नेताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो जो आपके काम को करें, जो आपकी समस्याओं को सुलझाएं, जो ये नौजवान यहाँ खड़े हैं, जो उनको रोजगार दिलवाएं। तो आपने यहाँ पर सुना है प्रियंका गांधी को कि कैसे एक तरह से वो कभी एक टीचर, कभी एक बहन, कभी एक नेता, एक परिपक्व नेता के तौर पर वो लोगों को समझाती हुई नजर आती हैं। वो दरअसल लोगों को एजुकेट करती हैं, बहुत ही सरल सादा भाषा, उनकी तरह बन के, उनकी तरह सोच कर, और ये सोच कर कि इस वक्त जनता के होगा और कैसे उनको समझाया जाए ताकि वो अपना वोट सही जगह डालें और अपने वोट को जाया ना करें। वो एक तरह से वो समझाती हुई नजर आती हैं। वहां पर वो लफ्फाजी करते हुए आप कभी भी प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को आप नहीं देखेंगे। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री लगातार जिसकी सत्ता डबल इंजन की सरकार की वो बात करते हैं लगातार, और जिन 9.5 साल जब उन्होंने केंद्र में शासन किया, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन उनके पास सिर्फ एक चीज है बात करने के लिए, और वो है कांग्रेस को कोसना। कांग्रेस शायद कांग्रेस अपने लिए इतनी बात नहीं करती जितनी नरेंद्र कांग्रेस का नाम लेकर उसको कोसते हैं। पूरी सियासत को किस तरह से देखा जाए, 5 राज्यों में चुनाव हैं, और मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में एक फेज की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे की होने जानी है। इसको कैसे देखें? फिलहाल जो सियासत बदल रही है, और हम लगातार ये देख रहे हैं कि मंदिर की सियासत पर भारतीय जनता पार्टी फिर से पूरी तरीके से लौट आई है, और अब जातिगत जनगणना, और ऐसा लग रहा है कि वर्सेस जो ये सांप्रदायिक सियासत है उसकी एक तरह से पूरी वानगी देखने के लिए मिल रही है। इसको समझेंगे आज हम। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। 3 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, आप उनको लगातार तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहे हैं। धनंजय कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा, अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। और भरत शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट, लगातार आप उनको भी सुनते रहे हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत में सुनील जी आपसे मैं करना चाहूंगी कि जो पूरी सियासत है फिलहाल, उसको आप कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो तरकश के उसके सारे तीर हैं, जो शायद 2024 के लिए उसने संभाल के रखे थे, वो अब उसने 5 राज्यों में ही अभी खोल दिए हैं। एक कंफ्यूजन, एक विरोधाभास की पूरी तरीके से नजर आती है जब प्रधानमंत्री बात करते हैं। और एग्जाम्पल आप फिलहाल बिहार का ही ले सकते हैं जो मैंने अभी कहा। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? धन्यवाद राव जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास
जो अपने मुद्दे हैं वो जग जाहिर हैं, सभी उनको जानते हैं। उन्हीं के मुद्दों के आधार पे उनके राजनीति करने का तरीका है या जन समर्थन हासिल करने का उनका आधार बनता है। लेकिन जब आप जनता के सवालों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जब आप अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं तो वह ज़्यादा सारगर्भित होता है, जनता का उसके प्रति लगाव भी होता है। आज कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं वो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके रोजी रोजगार से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके जीवन रोज के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं। चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे किसानों की उपज का सवाल हो, किसानों की उपज की बेहतर कीमत मिलने का सवाल हो, लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था मिलने का सवाल हो। जब इस तरह के सवाल खड़े होते हैं तो अगर हुकूमत ने उसको किया है तब उसके पास उसका जवाब है, वह एकदम सीना ठोक के कहती है कि हमने किया है। आज आप स्वास्थ्य का सवाल, पब्लिक हेल्थ का सवाल राजस्थान में नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि वहाँ की सरकार ने पिछले 5 सालों में पब्लिक हेल्थ को बेहतर करने के लिए लोगों को बेहतर और सस्ती सुविधाएं देने की कोशिश की है। इलाके इलाके में जो स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत ढांचा है उसको विकसित करने का प्रयास किया है। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। आप छत्तीसगढ़ में अगर आप सवाल पैदा करेंगे कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर कीमत नहीं मिल रहा है, तो ये राजनीति आपकी चलेगी नहीं, क्योंकि आज देश में सबसे ज़्यादा कीमत किसानों को अपने धान की उपज का मिल रहा है। तो सरकार ने कोशिश की है। तो जब आप जनता से जुड़े हुए सवाल करते हैं तो आप उन लोगों के राजनीति को भोथरा करते हैं जो कृत्रिम मुद्दों पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भावनात्मक मुद्दों पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुत्व का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चलती रही, उसका वो यूपीएस रहा, वो चलती उस आधार पर राजनीति करती है। लेकिन अब यह कितना कारगर है, जब सवाल है कि एक बड़ी संख्या के सामने अभी जो नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य का एक डेटा प्रस्तुत किया जिसमें 34% से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके पास 6,000 रुपए से कम की आमदनी है। अब या इस मुद्दे पर तो क्या वो 34% लोग जिनकी संख्या लगभग 94-95 लाख, लगभग 1 करोड़ के लगभग लोग हैं, तो क्या ऐसे लोगों को आपका हिंदुत्व का कार्ड या किसी मंदिर का कार्ड या किसी मस्जिद का कार्ड काम करेगा? क्या मुझे तो नहीं लगता काम करेगा। वह सरकार अपील करेगी जो उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करती हुई दिखेगी, जो उनको वो सहायता देती हुई दिखेगी कि उनके जीवन में बेहतरी आवे। मतलब एक कितना चौंकाने वाला तथ्य है कि जो अभी हाल में बिहार सरकार ने अपनी वैकेंसियां निकाली नौकरी के लिए, शिक्षकों की भर्तियों के लिए नौकरी आवेदन पत्र आमंत्रित किए, तो पद के संख्या के अनुरूप अभ्यर्थी नहीं मिले, उनके पास उतनी योग्यता नहीं थी। ऐसा तो है नहीं कि उस राज्य में कुछ जनसंख्या, गोया कि उस राज्य में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसके पास शिक्षा अर्जित करने या आवश्यक योग्यता अर्जित करने का भी क्षमता नहीं है, उतने संसाधन उनके पास नहीं है कि वो पैसा खर्च करके जो शिक्षा के लिए आवश्यक जरूरतें हैं उसको उनका व्यय वहन कर सके और इस आवश्यक योग्यता हासिल कर ले, शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ले। ये बड़ा सवाल है। तो अब इन सवालों को हल करने के लिए जो भी सरकार, जो भी राजनीतिक दल, जो भी नेता आगे बढ़ के उसको लोगों के सामने अपनी कार्य योजना या अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा, मुझे लगता है कि उसकी राजनीति बड़ी राजनीति होगी, लोग उससे जुड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। इसके पैरेलल अगर कोई आप राजनीति करने का प्रयास करेंगे भावनात्मक मुद्दों के आधार पर, तो मुझे लगता है कि वो उतना कारगर है। सशक्तिकरण की राजनीति हमेशा किसी भी राजनीति पे हावी है। जो कोई भी राजनीति जो सशक्तिकरण के लिए होगी, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, वृद्धजनों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, वह राजनीति लोगों को अपील करेगी। उनको लगेगा कि हमें कुछ हासिल हो रहा है, हमको अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर मिल रहा है। सरकार आगे बढ़ करके ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यक्रम ला रही है जिससे हमारा पिछड़ापन दूर होगा, हम आर्थिक रूप से जो हमारी विपन्नता है वह हो सकता है कि बेहतर हो, हमारी सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी, हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। यह राजनीति हमेशा कारगर हुई है। जिस किसी ने भी यह राजनीति की है, जिस राजनेता ने की है, वह उस राजनेता को लोगों ने हाथों हाथ लिया। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसलिए थोड़े याद करते हैं कि वो कितने विद्वान थे, हम इसलिए याद करते हैं कि इस देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस देश में किसानों को सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस देश में शैक्षणिक क्षमता हासिल करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया।
उस समय जब हमारे पास आर्थिक संसाधन बहुत कम थे, तो हम ऐसे अपने राजनेताओं को याद करते जी। हैं, विभिन्न लोगों को याद करते हैं। तो जो अगर आप भावनात्मक राजनीति करेंगे तो वह बहुत दूर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके समर्थक बहुत कम लोग होते हैं। मतलब उसके समर्थक वही लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ है, जिनको ये चिंता नहीं है कि हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। लेकिन यदि आज की तारीख में जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं के खरीदने वालों की संख्या घटती जा रही है, तो ये सवाल पैदा करता है। अगर लोगों के बीच में जी। आर्थिक खाई बढ़ती जा रही है, तो ये सवाल पैदा करता है। इन सवालों का जवाब दिए बगैर अगर आप कोई भी राजनीति करने की कोशिश करेंगे, तो एक वर्ग है, मैं नहीं मानता कहता कि कोई नहीं सुनने वाला, एक वर्ग है जो सुनता है, आकर्षित होता है, उसके समर्थन में खड़ा होता है। लेकिन बहुसंख्यक वर्ग ऐसा है जो इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। उसको उसके जीवन से जुड़े हुए सवाल आप संबोधित करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार का मायने यही है। जी जी, बिल्कुल, ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में 9.5 साल में जिस तरह के हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो लोगों के जहन को जिस तरह से पल्यूट किया गया है, धनंजय जी, क्या आपको लग रहा है कि जब हम सामाजिक बराबरी की, सामाजिक हिस्सेदारी की, न्याय की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि जो एससी हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, या फिर जो पिछड़ा वर्ग यानी कि या मुसलमान हैं, हम उनको जितनी उनकी संख्या है उतनी उनको भागीदारी देंगे। क्या आपको लगता है ये जो बात है उनकी, ये इस पर जो सांप्रदायिक सियासत है या 9.5 साल में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो देश को बांटने की पूरी सियासत हुई है, क्या इस पर भारी पड़ती हुई आपको नजर आ रही है? क्या इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, बिहार की सरकार ने क्या एक पूरी बिसात बिछा दी है और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मुश्किल होने जा रही है, या फिर हम बहुत होपफुल हो रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती, उसको राजनीति नहीं कर रहे। मोदी जी जब से आए हैं देश में राजनीति नहीं हो रही, वो अडानी के कहने पे गुंडागर्दी हो रही। और ऐसा लग रहा है जैसे ये देश जो है अडानी के लिए बनाया गया है, ये आरएसएस अडानी के लिए था, ये बीजेपी की सरकार जो आई है अडानी के लिए आई, ये दिख रहा है सब तरफ। अब बिहार आए तो ये आरक्षण तो एक मसला था, उससे आगे चला गया है। ये आरक्षण में जातियों की बात कीजिए, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो हो गया। वो 75% दे दीजिए, 100% कर दीजिए, वो सब अलग है। उससे भी इतर जो नीतीश कुमार ने जो बात रखी है कि जो 33% गरीब हैं, वो ब्राह्मण हो या मुसहर, हिंदू हो या ईसाई या मुसलमान, सबको, जिसके पास 60,000 परिवारों के पास घर नहीं है, उसको घर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए जमीन खरीदने के लिए दिया जाएगा, 1,20,000 घर बनाने के लिए दिया जाएगा। उसके अलावा जो 94 लाख परिवार जो गरीब हैं, जिनकी आमदनी 6,000 रुपया मासिक से कम है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे स्वरोजगार के लिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कहाँ आरक्षण है, कहाँ जाति है, कहाँ धर्म है? सारी सीमाओं को तोड़ करके ये जो बात करते हैं बीजेपी वाले, संघ वाले, ये जो है हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म को तो तुमने तोड़ा यार, ये ब्राह्मण मुसहर करके, ये चमार दुसाध करके। और एक बिहार में एक और बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जितने दलित नेता हैं वो बीजेपी के साथ जाके खड़े हो गए हैं, जो स्वनाम धन्य दलित नेता है नहीं। वो दलितों में अब चिराग पासवान की कोई हैसियत नहीं है बिहार के राजनीति में। वो ना मुख्यमंत्री बन सकते हैं ना मंत्री बन सकते हैं अपने दम पे। केंद्र में क्या हाल है वो देख लिया आपने, उनके चाचा मंत्री बने हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो चिराग पासवान, वो जो मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, ये हाशिए के भी हाशिए पर है। क्योंकि दलित समाज भी ये देख रहा है कि 54% जो आबादी मुसहर की जो गरीब है, उस आबादी को भी 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये जो दूसरी बात, जो महिलाओं को लेकर के जो हंगामा पीटे हुए पूरा मीडिया के लोग कि पता नहीं नीतीश कुमार ने क्या बोल दिया, एक शब्द कोई बतलाइए कि ये शब्द नहीं बोला जा, ये शब्द गड़बड़ है, एक शब्द को निकाल के दिखाए उसमें से। और शब्द बोला गया है जो मणिपुर में जो गुप्तांग में उंगली डाली गई थी, वो उस पर किसी महिला नेता को रोना नहीं आया था, उस पर मोदी जी को शर्म नहीं आई थी। और देश में ये भी अपने आप में अनोखा है कि किसी मुख्यमंत्री ने खुद अपनी निंदा की विधानसभा में आकर के, अपने कहा कि अगर आपको चोट लगी है तो मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं, अगर आपको चोट लगी है।
तो ये जी, जी। सम्मान का भाव होता है। ये संस्कार और जी। संस्कृति के बात करने वाले पाखंडी हैं, इनको समाज से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो है अपनी सत्ता, उद्योगपतियों के चरण धोने वाले लोग हैं, ये यही करने आए हैं। लेकिन देश की जनता ये समझ रही है, और अब अगला निशाना जो होने वाला है कि सामाजिक न्याय, जिसको राहुल गांधी ने खड़ा किया है, सामाजिक न्याय है क्या? उसके बरक्स ये लेके आ रहे हैं सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता मतलब समझाओ ना क्या होता है? सामाजिक न्याय क्या है और समरसता क्या है? न्याय जब तक नहीं आएगा, रस नहीं आएगा जीवन में। जीवन में रस तब आएगा, समरस तब होगा जब न्याय होगा, सबकी बराबरी की बात होगी, सबको बराबर हक मिलेंगे। गुंडागर्दी से समरसता आती है, आप नफरत से समरसता लाओगे। नफरत से सिर्फ जो है रिश्ते टूटते हैं। और आप जी। ये जो ज्ञान बांट रहे हो कि हम बड़ा शर्मिंदा है, नीतीश कुमार ने क्या कर दिया, अभी तो एनसीईआरटी की बुक भी ला के दिखा दी, और वो दिखाने की भी जरूरत नहीं है। भाई एक शब्द तो बताओ कि ये शब्द गलत है, ये शब्द नहीं बोला जाना चाहिए था। और क्या मणिपुर की जो घटना है उससे ज्यादा हृदय विदारक है? क्या जो बोला गया कटुआ एक मुस्लिम सांसद को, उससे ज्यादा हृदय विदारक है? उस पे किसी को शर्म आई? उस पे किसी की आंख में आंसू आई? जो महिला नेता इनकी अभी आंख से आंसू बहा रही हैं, क्या आंख में आंसू आए? तो आपका बेटा जो है बीमार हो जाए तो आप अस्पताल ढूंढिए, रोइए, और दूसरे का बेटा बीमार हो जाए तो बोलिए पूर्व जन्म के फल भुगत रहा है। ऐसे ऐसे संत पैदा किए हैं पिछले 14 सालों में, जो संत के नाम पे कलंक है। ऐसे कितने संत खड़े कर दिए इन लोगों ने। ये हिंदू धर्म के नाम पे जो है ऐसी बर्बादी लाती है इन्हें। हालांकि हिंदू धर्म इतनी आसानी से इनके भरोसे तो है नहीं। ये क्या कर रहे हैं? मीडिया देखिए, एक और बात कहने दीजिए, मीडिया देखिए क्या कर दिया है। कह रहा राम की काट ला रहे हैं। अरे राम तुम्हारे बाबूजी के हैं, हमारे बाबूजी के राम नहीं है। राम तो जन जन के राम है, रोम रोम में राम है। उससे ज्यादा बड़ा क्या तुम तारीफ करोगे यार? जो गाना लिखा गया है नीलकमल में, साहिर लुधियानवी ने लिखा है, वो रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, वो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। तुम तो राम को बना दिया बीजेपी के राम। राम बीजेपी के नहीं है। तुम्हारे पिताजी नहीं थे वो, हमारे भी पिता थे, वो सबके पिता थे, परम पिता है वो। तो अपना बना करके मैं, और नारा देखिए, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। ये राम लेके आए, मोदी जी राम लेके आए। राम इसके पहले थे नहीं। शर्म नहीं आती ऐसे नारे लगाते हुए? अपने सामने ऐसे नारे लगवाते हो? आप धर्म की बात करते हो? इतने विधर्मी हो? जी बिल्कुल। और ये सच्चाई जो है वो लोगों की कितनी समझ में आ पाती है ये देखना है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जिस तरह की सियासत होती है, जिस तरह से लोगों को छला जाता है, वो उनके उस तमाम छल में आते हैं। मैं भरत शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में आप इसका कितना असर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है, रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, और लोगों को एक तरह से, मैं खासतौर पर प्रियंका गांधी को देखती हूँ कि वो एक तरह से समझाती हुई नजर आती हैं। वो लफाजी नहीं करती हैं, लेकिन लोगों को, चाहे महिलाएं सामने होती हैं तो बिल्कुल उनकी तरह बन के वो बात करती हैं, और ये बताती हैं कि भगवान राम की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि कैसे वो न्याय के प्रतीक थे। वो उस तरह की बात नहीं करती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को लेकर या राम मंदिर की सियासत को लेकर जो भी वो बात करते हैं। अब उसकी एक तरह से देखें, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ओबीसी की बात जो कर रहे हैं, या फिर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपको अपना हक लेना चाहिए। क्या इसका असर आपको वहां देखने के लिए मिल रहा है? एक लहर है कांग्रेस की, लेकिन क्या अब से एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री एक्टिव हुए हैं, अब तो शिवराज सिंह का नाम भी ले रहे हैं, अब तो आज तो उन्होंने शायद लाडली योजना की भी उन्होंने बात कर दी, तो कहीं ना कहीं घबराहट तो साफ तौर पर दिख रही है। कैसा दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश फिलहाल? फिलहाल देखिए, आपने कहा कांग्रेस की लहर है। जनमानस में ये बात है कि हाँ, इस बार कांग्रेस को वोट देना है, ये जनमानस में है, और इसका जो है वो जो फ्लोटिंग वोट होता है उसके ऊपर बड़ा असर होता है। एक चीज तो सीधी सीधी बात यह है। दूसरी बात यह है कि इस बार बीजेपी के बहुत बड़े नेता, जो तमाम बड़े मंत्री हैं इनके, वो सब फंस गए हैं। इवन नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री है, कृषि मंत्री, जिनको ये इस उम्मीद से लेकर आए थे कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, कि ये अपने साथ साथ आसपास की 5-7 सीटों पर और असर डालेंगे, वे खुद अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर फंस चुके हैं, वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। ये एक दूसरी बात है। एक तीसरी चीज ये है कि देखिए, हम लोग पिछले लंबे समय से, करीब
15-20 साल से जो इलेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं उसमें एक ट्रेंड निकल के आया। खासकर मैं अगर 2014 के इलेक्शन की बात करूं, उस समय से आप क्या दे रहे हैं ये बात अगर आप करते हैं जनता वो सुनती है। हम अगर नरेंद्र मोदी की 2014 की बात करें तो उन्होंने अच्छा दिन देंगे ये वादा किया था। हम अगर केजरीवाल की बात करें दिल्ली में तो उन्होंने कहा था कि वो कुछ देंगे, डिलीवर करेंगे। सवाल है कि आप क्या डिलीवर करेंगे ये जनता सुनना चाहती है। आप अगर पुराने अपने काम गिनाएं या आप पुरानी सरकारों की आप उनके बारे में बोले कि उन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, या वो आ जाएंगे तो ये होगा, ये मुझे लगता है कि ये जनता का ये ट्रेंड बदल चुका है। अब वो इस बातों को बहुत ज्यादा सुनने के मूड में है नहीं कि यार उसने, क्योंकि उनको सब पता है किसने क्या किया, ये लोग सब जानते हैं। भाई कांग्रेस दिग्विजय सिंह सरकार में, दिग्विजय सिंह अगर लोगों में 2003 में एक नाराजगी थी तो वो आज भी है, लोग सब जानते हैं। और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री नहीं है ये भी सब लोग जानते हैं। तो ये एक बात है। तो अब ठीक है, अब आप अगर ये कहें कि उन्होंने तब ये किया था, सड़क नहीं थी, पानी नहीं थी, ये नहीं था, वो ठीक है, वो 2003 से पहले की बात हो गई। उस बात को गुजरे हुए 20 साल हो चुका। तो अब आप अगर वो 20 साल पुरानी बातें करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा असर जनता के ऊपर नहीं होता। अब आप क्या देने वाले हैं? सवाल है कि जनता, आप जब जनता के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आप अपने 18 साल 19 साल के कार्यकाल में आपके अचीवमेंट क्या है, आप उन अचीवमेंट्स के आधार पर जनता से बात कर रहे हैं और वो अचीवमेंट आपके कहीं नहीं है। आपके पास बोलने के लिए अपने अचीवमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। आपके पास जो भी कुछ बोलने के नाम है वो आप दिग्विजय सिंह की सरकार की आप बात करते हैं, जो 20 साल पुरानी बात हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज का कुछ बहुत ज्यादा असर जनता के ऊपर पड़ रहा। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, देखिए शिवराज सिंह इनके गले की हड्डी बन चुके हैं। शुरू में इन्होंने शिवराज सिंह को बिल्कुल नेग्लेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन शिवराज सिंह जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं या जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं या जिस तरीके से नीचे से उनकी डिमांड है, उससे इन मजबूरी में ये शिवराज सिंह नए सिरे से प्रोजेक्ट हो रहे हैं एज अ सीएम। और ये सबसे बड़ी बीजेपी की समस्या है, क्योंकि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी लोकल कैंडिडेट्स के खिलाफ है और शिवराज सिंह के चेहरे से लोग शिवराज सिंह को गप्पी बोलते हैं, ये गप मारते हैं, ये जो बातें हैं, ये आते हैं, लफाजियां करते हैं और नए नए भाषण देते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं। तो बात यह है कि शिवराज सिंह के ऊपर भरोसा नहीं है जनता को, और उसी स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह को अवॉइड करने की कोशिश की। तो ना तो उन्होंने कभी शिवराज सिंह का शुरुआती दौर में नाम लिया, ना उन्होंने उनकी किसी योजना का नाम लिया। लेकिन शिवराज सिंह की अपनी एक फॉलोइंग है, एक तरफ लोगों में नाराजगी है, लेकिन दूसरी तरफ शिवराज सिंह के अपना एक वोट है। बीजेपी को यह भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वोट खिसक जाए, इसलिए अब नरेंद्र मोदी ने लाडली बहना योजना की भी बात करना शुरू की है, या अब वो शिवराज सिंह का नाम भी लेना शुरू कर दिया। तो ये जो परिस्थिति जो बन गई है बीजेपी के सामने शिवराज सिंह को लेकर, और इसमें एक सबसे बड़ी तीसरी चीज यह है कि शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के तमाम जो दूसरे नंबर के नेता थे उनको खत्म कर दिया, चाहे वे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो। नरेंद्र सिंह तोमर ने कई बार सीएम बनने की कोशिश की, उसके बाद और भी लोग थे जो कोशिश यहाँ पे करते रहे, जिनका नाम समय समय पर उठता रहा कि ये सीएम हो सकते हैं। उन सारे लोगों को शिवराज सिंह ने खत्म कर दिया। तो शिवराज सिंह कभी ये नहीं चाहेंगे कि अगर वो हटते हैं तो उनकी जगह कोई भी दूसरा सीएम बने। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अंदर जो है वो बीजेपी में जो इस समय जो इन फाइटिंग है वो बहुत भयानक है, और उससे बीजेपी कैसे निपटेगी ये अभी तक बीजेपी के लोग समझ नहीं पा रहे, जबकि चुनाव खत्म होने में 4-5 दिन का समय बचा है। जी बिल्कुल, और ये कंफ्यूजन जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। ये जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन तमाम जगहों पर ये कंफ्यूजन देखने के लिए मिल रहा है। मिजोरम में तो एक भी रैली करने के लिए नहीं गए, क्योंकि वहां के तो सीएम ने मना कर दिया कि स्टेजेस शेयर नहीं करेंगे, और वहां किस मुंह से जाते। राजस्थान में भी आप ये देखिए कि वसुंधरा राजे को पहले साइडलाइन किया गया पूरे तरीके से, लेकिन उसके बाद जब बात बनती हुई नजर नहीं आई तो रूठों को मनाने की कोशिश की गई। लेकिन चुनाव दरअसल लड़ा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि जब बार बार वो कहते हैं कि मेरी गारंटी, मोदी गारंटी दे रहा है, मोदी ये कह रहा है, तो जाहिर सी बात है जब मोदी कह रहा है तो लोग जवाब भी जो है वो नरेंद्र मोदी से ही लेंगे। सुनील जी,
क्या अभी आपको फिलहाल की अगर हम बात करें तो क्या आपको एक विरोधाभास, एक कंफ्यूजन की पूरी स्थिति पूरे बीजेपी के लीडरशिप में क्या आपको नजर नहीं आती है? क्या आपको नहीं लगता कि पहले उन्हें लगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, पूरी जो लीडरशिप थी स्टेट की उसको साइडलाइन किया गया, जब लगा कि बात नहीं बन रही है और इतनी ज्यादा बगावत हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर उनको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे। फिर एक लंबे वक्त तक नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से गायब रहते हैं और कोई चुनावी रैली नहीं करते, जहां पर हमने देखा है कि बिहार में 21 रैलियां की थी प्रधानमंत्री ने, और अब जब फिर उनके ऊपर क्वेश्चन होने लगते हैं तो अब आनंद फानंद में अब बैक टू बैक वो रैलियां कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि समझ में उन्हें नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन सी बात एक बार फिर से लोगों के कान में वो फूंक दें जिससे लोग फिर से उनके पर यकीन कर लें और उनकी सरकार बन जाए, उनकी इज्जत बच जाए? क्योंकि उसके बाद जो है 2024 का चुनाव है, अगर यहां से हार होती है इन 5 राज्यों में तो किस चेहरे से वो जाएंगे 2024 में? एक तरह की शर्मिंदगी तो होगी, हालांकि शर्म उन्हें आती नहीं है। देखिए, इस चुनाव में पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या होगी, ये तो समय आगे वाले समय बताएगा आपको। लेकिन चुनाव मोदी जी के ही नाम पे लड़ा जा रहा है या मोदी जी का ही चेहरा सबके सामने है, इसमें कोई बहस नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो इश्तिहार छापे जा रहे हैं उसको देखिए, विभिन्न रैलियों सभाओं में जो पीछे बैनर लग रहे हैं उनको देखिए, मोदी जी का ही चेहरा हर जगह है और मोदी जी ही मैंने उनको केंद्र में रख के भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। ये कितनी कारगर होगी इस पे बहुत बड़ा ये कोई बहुत रहस्य नहीं है। रहस्य नहीं है कि मोदी जी के ही नाम पर कर्नाटक का चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, मोदी जी के ही नाम पर हिमाचल का चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, मोदी जी के ही चेहरे को रख करके बीजेपी ने एमसीडी दिल्ली का चुनाव लड़ा था। परिणाम सबके सामने है और किसी भी राज्य में उन्होंने कम यात्राएं नहीं की हैं। यह आप निष्कर्ष अगर निकालिएगा तो जल्दीबाजी होगी। चुनाव घोषणाओं के पहले कितने रैलियां हो चुकी हैं इन सभी राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। और ऐसा नहीं कि चुनाव घोषणा के 1 साल पहले हुई हो, चुनाव घोषणाओं के तत्काल पहले, मतलब हाल के दिनों में। आप ये कह सकती हैं कि चुनाव की घोषणाओं के बाद उनका क्रम कम हुआ है, लेकिन चुनाव घोषणा के पहले तमाम रैलियां उन्होंने की, लाभार्थियों से की सभाएं उन्होंने अलग अलग जगहों पे की, खूब दौरे किए, तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का क्रम चलता रहा। उन्होंने जाने में कोई कमी नहीं की। लेकिन मेरा अपना मानना यह है, मेरी अपनी समझ है कि क्षेत्रीय नेतृत्व तो हमेशा आपको चुनाव जिताने के लिए आवश्यक होता है। क्षेत्रीय नेतृत्व ही, स्थानीय नेतृत्व ही है जिससे कि पब्लिक कनेक्ट पार्टी विशेष के प्रति बढ़ती है। और जिस किसी भी राजनीतिक दल ने क्षेत्रीय नेतृत्व की अवहेलना की है उसको उस राज्य में नुकसान हुआ है। अभी हाल का इतिहास तो भूलिए आप, अभी हाल के दिनों में धूमल साहब के साथ क्या किया बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में? तरजीह नहीं दी, पोस्टर में सामने नहीं रखा, चुनाव क्षेत्र उनका बदल दिया। परिणाम क्या हुआ? वाईएस येदियुरप्पा साहब के साथ कर्नाटक में क्या बीजेपी ने? शुरुआत में उनको पद से हटाया, नया मुख्यमंत्री लाया, उन्हीं के समूह कर लेकर के आए, फिर उनको प्रचार अभियान से उनको दूर रखा, फिर उनको प्रचार अभियान में लेकर के आए। परिणाम क्या हुआ कि उनके समूह के लोगों ने, लिंगायत समूह के जो धार्मिक गुरु हैं, मठ हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया कि जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी येदियुरप्पा साहब के साथ कर रही है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह सम्मानजनक है। परिणाम यह हुआ कि एक बड़ा, जो लिंगायतों का एक बड़ा समूह हमेशा से बीजेपी के साथ रहा करता था, उसे बंटवारा हो गया, वो कांग्रेस के साथ चला गया। आप उत्तराखंड में चले जाइए, सरकार बना लेना, बिगाड़ लेना बहुत सवाल नहीं होता है, मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के लिए ये सामान्य बात नहीं होती है। तो आप जब भी क्षेत्रीय नेताओं की अवहेलना करेंगे तो यह एक तरह की स्थिति है वहां। लेकिन है क्या कि आप अगर आप क्षेत्रीय नेताओं को या वर्तमान इनकम्बेंट को आप हटाना चाहते हैं तो आप नया व्यक्ति लाए कौन? पिछले 17-18 वर्षों में भरत शर्मा जी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी पंक्ति के नेताओं को खत्म कर दिया। अरे 20 साल तक कोई एक आदमी मुख्यमंत्री रहेगा तो निश्चित रूप से बाकी लोग खत्म हो जाएंगे, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। किसको आप आगे बढ़ने देंगे? और पार्टी ने भी किसको आगे किया? आप माने अगर आप दल बदल करा करके दूसरी पार्टी के से आए हुए लोगों को आप आगे करेंगे तो फिर आपके पार्टी में लीडरशिप नहीं डेवलप होगी, आपकी पर निर्भरता बढ़ती चली जाएगी। ये बीजेपी के साथ मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में वही स्थिति है, राजस्थान में वही स्थिति है। आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कितने नाम है राजस्थान में? मतलब अगर आप वसुंधरा, मतलब आपके पास एक नेता भी हो तो जिसकी पूरे स्टेट में अपील हो
क्या राजस्थान में जो अपील वसुंधरा राजे की है, वह अपील किसी नेता की है क्या? चाहे ओम बिरला जी हों, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौर हों, चाहे राजेंद्र राठौर हों, चाहे बालक नाथ जी हों, चाहे अर्जुन मेघवाल जी। साहब हों, किसी का नाम आप ले लीजिए, किसी की उसका पॉपुलैरिटी 5 बार की एमपी हैं वो, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। अपने बूते पर पार्टी को जिताने की उनकी ताकत रही है, स्थापित तथ्य है ये। कोई ऐसा नहीं कि हम और आप कहानी सुना रहे हैं। मैंने कोई नेता नहीं था, जी। अपने बल शिवराज जी ने भी, वसुंधरा राजे जी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और आपने उनको किनारे कर रखा। एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए इस तरह के टुटके, इस तरह के नुस्खे आप अपना सकते हैं, लेकिन ये सफल हो जाएगा ऐसा कहना मैंने अतीत के इतिहास पर, अतीत के अनुभव के आधार पर आप नहीं कर सकते। आपको एंटी इनकम्बेंसी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जो आप नए प्रयोग आपने किया, आप नए अपने सांसदों को आपने उतारा, यह प्रयोग हमें अतीत में भी विफल रहा है, आगे भी विफल रहेगा। क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को उतारा? क्या वो चुनाव नहीं हारे? क्या इसके पहले कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने प्रयोग नहीं किया? आज मध्य प्रदेश में जो कर रहे हैं, क्या 2003 के चुनाव में इन्होंने अपने सांसदों को नहीं उतारा था? क्या वो सांसद चुनाव नहीं हारे? पार्टी जीती, लेकिन सांसद चुनाव हारे ही ना। शिवराज सिंह चौहान चुनाव हारे थे उसी 2003 के चुनाव में, विदिशा के एमपी थे और दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, हार गए, जबकि उसमें पार्टी की लहर थी। माने कांग्रेस को बुरी तरह करके बीजेपी सत्ता में आई थी, तो वो भी प्रयोग नहीं चला आपका। संगठन का कोई विकल्प नहीं है, स्थानीय नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं है, उसको अगर आप जारी करने का कोशिश, अतीत में भी लेकिन बीजेपी के सामने यह है कि वो मोदी जी को चेहरा सामने रखे हुए हैं। मोदी जी बार बार बोल भी रहे हैं, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, तो सबके सामने है। वह कितना पब्लिक कनेक्ट हो पाएगा, कितना उसका असर हो पाएगा, अतीत का इतिहास बताता है कि वह बहुत कारगर नहीं रहा। चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव, इन चुनावों में भी मेरा अपना जो शिवराज सिंह चौहान का असर, आप उससे संतुष्ट हो सकते हैं, उनके खिलाफ आप हो सकते हैं, लेकिन इस तथ्य से आप इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक पॉपुलर नेता मध्य प्रदेश में शिवराज जी, राजस्थान में वसुंधरा जी है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह है। इनको किनारे करके आप अभियान जा पाएंगे। जी बिल्कुल। और ये भी एक वजह है कि 18 साल से ज्यादा से शिवराज सिंह चौहान जो है चीफ मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी को एक तरह का चैलेंज भी फील होता है, और ये भी एक इसकी वजह है कि उनको पूरी तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश जो है वो लगातार की जाती रही है। कभी भी प्रधानमंत्री सीधे उनसे बात तक भी नहीं करते हैं, और ये पब्लिकली हो रहा होता है, रैलियों में हो रहा होता है, स्टेज से हो रहा होता है, और ये सबको, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन धनंजय जी, प्रधानमंत्री अभी कह रहे थे, कांग्रेस पर वो हमला कर रहे थे और कह रहे थे कि आज पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है। आपके वोट के कारण देश के जो दुश्मन है उनके हौसले पस्त हुए हैं, और कांग्रेस के झूठ के जो गुब्बारे हैं उसकी हवा निकल गई है। किसको कह रहे हैं वो देश का दुश्मन? कौन से देश के दुश्मन है जिनको हरा दिया है प्रधानमंत्री ने? और एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे फेवर में वोट करिए। और सरकार तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि बोल रहे थे वहां तो 18 साल से उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो कांग्रेस के कौन से गुब्बारे की हवा वो निकली है? कांग्रेस तो वादे कर रही है फिर से और कह रही है कि हमारी जहां जहां सरकार है, जिन राज्यों में, वहां आप देख लीजिए, वहां के लोगों से पूछ लीजिए, हम पर यकीन मत करिए और फिर वोट करिए। प्रधानमंत्री जी तो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं जो मैंने कह दिया यही आखिरी सत्य है। तो महाराष्ट्र में लोगों ने देखा ना, जो उन्होंने कहा वो हुआ। उन्होंने कहा था सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद कर देंगे, बंद कर दिया, सबको मंत्री बना दिया। इससे बड़ा जेल क्या हो सकता है कि आपने वित्त मंत्री बना दिया उसी को जिसको कहा भ्रष्टाचारी है। छत्तीसगढ़ चले जाए, बगल में तो भाषण देने गए थे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में देखा होगा कि वहाँ गारंटियां लागू हुई किसकी? रमन सिंह की गारंटियां चल रही हैं, या वहाँ पे भूपेश बघेल की और राहुल गांधी की गारंटियां चल रही हैं? उनको देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि जो राजस्थान है वहाँ किसकी गारंटियां चल रही है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ जो दिया गया है, और जो 25 लाख की बीमा है, चिरंजीवी योजना है, उससे जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, 500 में सिलेंडर ले रहे हैं, तो ये क्या 500 में सिलेंडर बांट रहे हैं वहाँ जा करके? तो ये क्या है? ये जो कहते हैं, पता नहीं सुनते, खुद भी सुनते हैं, अपनी बात की नहीं सुनते हैं। शायद अगर सुनते तो इनको पता कितना झूठ बोला है और जनता इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी। लेकिन मुझे लगता है ये खुद भी अपने आप को नहीं सुनते। अपने आप को सुनते क्या है? जैसे हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो देखते हैं कि हमने क्या गलत बोल दिया, क्या नहीं बोलना चाहिए था, और क्या बढ़िया तरीके से बोल सकते थे, कहाँ गुस्से में कुछ बोल दिया। जैसे मैं अपने भीतर मानता हूँ कि मैं थोड़ा उत्तेजित हो जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ, कैसे देखता हूँ बार बार कि कैसे ठीक करूँ इसको।
क्या शब्द नहीं बोलना चाहिए था, क्या और विश्लेषण कर, मुझे लगता है वो कुछ सुनते नहीं, तो अपना झूठ खुद पकड़ लेते कि अरे यार ये सब हमने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा नोटबंदी के बाद, किधर खत्म हुआ, हमने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अभी भी चल रहा है, हमने कहा था कि 370 हटा देंगे कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाएगा, हमने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, नहीं हुई, हमने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं हुई। तो ये सब उनको खुद सुनाई पड़ता, हम लोगों को याद है, उनको याद नहीं है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और वो जो व्यक्ति बोल रहा है, जनता किस तरह से भरोसा कर रही है, अब उनको कहना पड़ रहा है कि हम आपको सबको बस पे बिठा करके तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो अब देश के नागरिकों को तीर्थ यात्रा के अलावा कोई काम तो है नहीं, सब बीमार पड़ेंगे वहीं जाके ठीक हो जाएंगे, भूख लगेगी वहाँ प्रसाद मिलेगा खाएंगे, नौकरी की जरूरत है नहीं वहाँ पे बर्तन धोएंगे, वहाँ फूल लगाएंगे, वहाँ जो है और चीज बेचेंगे, हो गया, पकौड़ा तलेंगे, यही तो है। इनके बेटे जो है बीसीसीआई के चीफ बन जाएंगे, इनके बेटे फिर सांसद बनेंगे, इनके बेटे फिर मंत्री बनेंगे, बाकी जो आम आदमी जो वोट दे करके इनको मंत्री बनाता है उनके बेटे पकौड़ा तलेंगे। इससे बढ़िया राय क्या दे सकते हैं मोदी जी? मोदी जी से बढ़िया राय मुझे नहीं लगता देश में कोई देता है। राहुल गांधी तो बिल्कुल राय नहीं दे पाते। राहुल गांधी कहते हैं केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा फ्री, पढ़ो, अच्छा करो, अपनी तरक्की करो, देश की तरक्की। ये तो खराब आइडिया है। अच्छा आइडिया ये है कि आप जो है हम पे भरोसा करो, हम आप पे भरोसा नहीं करेंगे। सबका साथ सबका विश्वास आप नारा लगाते हो, किस पे भरोसा है? आपको संसद पे भरोसा नहीं है, आपको अपने नेताओं अपने मंत्रियों पे भरोसा नहीं है, आपको आपकी जनता पे भरोसा नहीं है, आपको आपके सिस्टम पे भरोसा नहीं है, आपको सिर्फ एक आदमी पे भरोसा है, उसका नाम है अडानी। केवल अडानी पे भरोसा है आप। तो अडानी तो देश नहीं है भाई। आज नहीं, कल नहीं, परसों जब आपको जनता धक्का मार के निकालेगी, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दुनिया में कहीं कोई स्थायी नहीं रहा और सबका हिसाब, इतिहास किसी के साथ जो है न्याय नहीं करता है, इतिहास सबके साथ न्याय करता है। तो गांधी के साथ भी न्याय कर रहा है और गोडसे के साथ भी न्याय कर रहा है। तो इतिहास आपका न्याय करेगा कि आपको जनता ने इतना भरोसा किया, इतना वोट दिया, मनमोहन सिंह जैसे सरकार को हटा करके आपको खड़ा किया, आपने बदले में क्या दिया? वो जनता जो है इतिहास आपसे पूछेगा और आपको मुश्किल पड़ेगा, आपको अपने बेटों का जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। आपके पोते जब सवाल करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा कि मणिपुर में जब लड़कियों के गुप्तांगों में उंगली डाली जा रही थी, जुलूस निकाल रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, ये आपसे पूछा जाएगा। और सदन में जब आपको कहा गया कि आप बयान दो, तो आपने क्या बयान दिया था ये भी पूछा जाएगा। और ये पूछा जाएगा कि जब नारी वंदन अधिनियम ला रहे थे तो नारी वंदन मतलब क्या होता है, ये पूछा जाएगा। और कोई सवाल जो है, सवाल पूछने से कुछ दिन रोक सकते हो, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, केजी से पीजी तक की शिक्षा जब फ्री होगी, आप बतलाइए, मैं सवाल आपसे करता हूँ बुसरा जी, क्या जवाब है? आप केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री और एक तरफ कह रहा है कि जो है चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे इंजीनियर की पढ़ाई हो, 10-10 गुना आपने फीस बढ़ा दी, और ये कह रहे हैं कि फीस ही नहीं लगेगी। कौन जरूरी है? जनता को अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो लो 5 किलो अनाज खाओ रहो। बिल्कुल। और यही शायद नरेंद्र मोदी को यही लग रहा है कि एक बार फिर से लोगों को 5 साल के लिए फ्री अनाज देके, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देके और उनको ये बता के कि देखो अगले 5 साल और तुम्हारी किस्मत बिल्कुल नहीं बदलने वाली है, देश की अर्थव्यवस्था भी नहीं बदलने वाली है, हम तुम्हें नए मौके भी नहीं देने वाले हैं, तुम्हारी शिक्षा में, रोजगार में, किसी भी चीज में कोई सुधार नहीं होगा। तुम 80 करोड़ जो गरीब हो, जिसको इससे पहले जब हंगर इंडेक्स की जब बात की जाती है उसको झुटलाया जाता है और फिर खुद ही 80 करोड़ की बात करके उन्हें फ्री राशन 5 किलो देकर अपनी बात से को देखिए किस तरह से गलत वो खुद साबित करते हुए नजर आते हैं। लोगों को एक बार फिर से ठगा जा रहा है और बार बार यही बात जो है हर रैलियों से कह रहे हैं कि आपका भाई, आप मेरे परिवारजन, मैं आपके लिए कर रहा हूं। आखिरी सवाल मेरा भरत जी आपसे और संक्षेप में, कि जिस तरह से जो बातें कही जा रही हैं, जो योजनाओं की, जो घोषणाओं की बात की जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर कमलनाथ करते हैं या फिर प्रियंका गांधी करती हैं, और एक एग्जाम्पल वो देते हैं कि और राज्यों में आप देखिए कि कैसे हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, 2 रुपए किलो हम गोबर खरीद रहे हैं, या फिर वो किसानों के कर्ज माफी की बात करते हैं। एक पूरा एक रोड मैप है जहां हर तबके के ख्याल की वो बात करते हैं। हम पर ऐसे यकीन मत करिए, आप आंख बंद करके खुद अच्छी परख करिए, क्या इनका असर हो रहा है जमीन पर? निश्चित तौर पर देखिए, घोषणा जो भी होती है उनका असर तो होता है। और जो 13 महीने की सरकार
कांग्रेस की रही, उसमें इन्होंने कुछ काम करने की कोशिश भी की थी। जैसे सबसे पहले जो स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम जो है, वो जो अभी राजस्थान में लागू हुआ है, उसका सबसे पहले उसको मध्य प्रदेश में ही लागू करने की कोशिश की गई थी, और उसको लेकर एक यहाँ पे एक बड़ा सेमिनार भी हुआ था, जिसमें पूरे दुनिया भर के बड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ आए थे। बहरहाल वो ड्राफ्ट फॉर्म में आता या उस पर कुछ काम हो पाता, उससे पहले वो सरकार गिर गई। कुछ कर्ज माफी की घोषणाएं जो लोगों ने की थी, वो भी उस समय पूरी हुई है, पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन कुछ सेक्शंस को इन्होंने उसको फुलफिल करने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से कुछ घोषणाएं अगर आप कमलनाथ सरकार की देखेंगे तो उस समय कुछ काम हुए थे। दूसरी तरफ अभी बीजेपी की तरफ ऐसा कोई, बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं है जिसमें आप ये कहें। अब जैसे छत्तीसगढ़ की आप बात करें, जब ये जहां पर धान के एमएसपी की बात करते हैं बढ़ाने की, या अब सवाल है कि जब किसान 13 महीने इनसे लड़ा और पिछले 4-5 साल से एमएसपी को लेकर लड़ रहा है, तो जब आप केंद्र में नहीं दे रहे तो फिर राज्य में लोग कैसे आप पर भरोसा करें कि आप उन्हें एमएसपी दे देंगे। तो हो ये रहा है कि जो बीजेपी की जो घोषणाएं हैं, चूंकि आप पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में हैं और बहुत सारी आपने ऐसी घोषणाएं की हैं जिनको आपने आज तक फुलफिल नहीं किया। इवन अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर शिवराज सिंह किसी जगह पर जाकर एक भाषण देते हैं और उसके बाद वो दूसरा भाषण देते हैं कुछ समय बाद, अगर आप दोनों में अगर देखेंगे तो जो उन्होंने पहले भाषण में जो घोषणाएं की हैं वो दूसरे में गायब हो जाती हैं। और अगर श्वेत पत्र अगर जारी हो शिवराज सिंह की घोषणाओं पर, तो मुझे मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% वो पूरी नहीं हुई है। वो कहीं पर कुछ भी घोषणा करके चले जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, मतलब लोग इन चीजों को देख रहे हैं, और ये जो शिवराज सिंह के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका एक बड़ा कारण यही है। लोग ये कहते हैं कि यार ये बड़े घोषणावीर आदमी है और घोषणा बहुत सारी करते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत में कुछ नहीं है। तो बहुत सारे जैसे जो बात हो रही है एजुकेशन को लेकर या हेल्थ को लेकर, तो जब हम देखते हैं कि आप एमएमआर आईएमआर में आप नंबर 1 है, आप महिला अत्याचार में नंबर 1 है, बच्चियों का सबसे ज्यादा जो गायब है वो मध्य प्रदेश से है, एजुकेशन में आप देखेंगे वो आप सबसे बुरी स्थिति में आप हैं। तो आप भले ही ये भाषण में बोले कि हम बीमारू राज्य की उससे निकल चुके हैं, लेकिन धरातल में अगर हम देखते हैं तो धरातल में कहीं ना कहीं आप बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक लोगों की दूर नहीं हुई है। मतलब अगर मैं भोपाल शहर की ही बात करूं तो जो 84 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, और वो जो बस्तियां हैं वहां पर आज तक साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पाए हुए कोई भी सरकार। चलो हम कांग्रेस की बात छोड़ देते हैं, कांग्रेस के समय हुआ और कांग्रेस काम नहीं करती, लेकिन 20 साल तो इनकी सरकार है, ये भी उन बस्तियों में साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। ये स्थिति राजधानी की है। तो इसलिए अब इनकी बातों पर लोग कितना कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने कुछ स्टेट में कुछ काम किए हैं, जैसे यहाँ पर भी जो इन्होंने गैस सिलेंडर सस्ता दे रहे हैं, तो वो उसमें इन्होंने एक शर्त लगा ली, जो लाडली लक्ष्मी है या जिनके पास उज्ज्वला योजना है। अब लाडली लक्ष्मी में भी एक शर्त है कि महिला के नाम सिलेंडर होना चाहिए, तब जाके उसको मिलेगा अगर वो सिलेंडर। और आमतौर पर भारतीय परिवारों में महिलाओं के नाम सिलेंडर कम होते हैं, परिवार में पुरुष के नाम से लिए जाते हैं। तो इस तरीके की ये जो कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है, उससे भी कई जगह बड़ी नाराजगी लोगों के अंदर पैदा हो रही है कि भाई आप 4.5 तो मैं दे भी रहे, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। अब पहले तो महिला जाके सिलेंडर अपने पति के नाम से अपने नाम कराए, उसके बाद जाके उस योजना का लाभ मिलेगा। इनकी जो कांग्रेस जो बात कर रही है, कांग्रेस उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया, वो सबके लिए बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो घोषणा है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपील कर रही है। बिल्कुल, और 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और हजारों की तादाद में घोषणाएं की गई हैं। प्रियंका गांधी अपनी रैलियों से बता ही रही थी, और ये भी प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बड़े अलग अंदाज में वो पूछती हुई नजर आई कि भाई 18 साल तक क्या आप उनकी लाडली नहीं थी? इलेक्शन से चंद दिन पहले ही आप उनकी लाडली बहन बन गई हैं। आप सवाल नहीं पूछेंगी क्या उनसे कि 18 साल तक क्या उनकी लाडली नहीं थी? बाकायदा तौर पे एक कहानी भी उन्होंने सुनाई इसी के इर्द गिर्द रखते हुए। तो और लगातार कोई लफाजी नजर नहीं आती है, और ये नहीं कहा जाता कि हमारी गारंटी हमने जो कह दी वो ये आखिरी सत्य है। इस तरह से एक जब आप उनकी तरह बनकर सियासत नहीं करते हैं और आप एक ऑल्टरनेटिव बन के एक पूरी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की सियासत करते हुए जब आप नजर आते हैं, तो शायद लोगों को अपील ज्यादा करता है। और इसीलिए लग रहा है कि कांग्रेस की जो बातें हैं शायद लोगों पर
ये असर कर रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, पहले होता था कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती थी और तमाम विपक्षी पार्टियां उसके पीछे एक तरह से बात करती हुई नजर आती थी। अब उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, जब से इंडिया गठबंधन बना है, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, कि अब एक तरह से विपक्षी पार्टियां कांग्रेस नैरेटिव सेट करती है और भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देती हुई नजर आती है। ये बदलाव साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है। देखना यह होगा, 3 दिसंबर का इंतजार होगा कि इन 5 राज्यों में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी मेरे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आप लगातार जो डीबी लाइव की वीडियोस हैं उनको पसंद करिए, उनको देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, मेरे प्रोग्राम को भी आप शेयर करिए। और 7 बजे आपके साथ न्यूज पॉइंट लेकर राजीव जी एक बार फिर से लाइव जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।